तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का, जो कि मतलब हम लोग इसमें क्या पढ़ना है। हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे बेसिक कंप्यूटेशन काम करता है उसके बारे में। पहले इंडेक्स देख लेते हैं। तो यूनिट 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में और माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहला चैप्टर आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। आगे का वीडियो और आएगा जिसमें फर्दर सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। इसमें हम पहला चैप्टर देखते हैं जो कि है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स को अगर देखें तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे कंप्यूटर का जनरेशन हुआ, बेसिक ऑपरेशन क्या है कंप्यूटर का यूज करने के लिए, उसके बाद क्या फंक्शन है, कैसे इंटरकनेक्ट होता है सारा अलग अलग यूनिट कंप्यूटर का, और बूटिंग का प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन अगर देते तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये स्क्रीन पे है, पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। और इसके बाद अगर हम देखें तो वो क्या है, एबेकस। एबेकस क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन नहीं कह सकते, कंप्यूटर बनाने का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था एबेकस से। कि एबेकस का देखिए ये है पिक्चर, जो कि आज भी बहुत सारे अलग अलग ऐसे कुछ कोचिंग्स हैं जहाँ पर इसको सिखाया जाता है, इसको यूज करना, जिससे कैलकुलेशन आसान हो गया। उसके बाद एक आया नेपियर्स लॉग्स बोन्स, जिससे क्या हम कर पा रहे थे, हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे थे। ये सारा कंप्यूटर का इनिशियल फेज है जहाँ से कंप्यूटर बनने का शुरुआत हुआ था। उसके बाद कुछ पास्कलाइन का आया, जिसमें हम लोग कुछ और अरिथमेटिक जो कि कैलकुलेशन था उसको आसान कर पा रहे थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसान करके। और प्रोसेस तो आसान हो ही रहा था लेकिन समय भी कम लग रहा था। ये कोशिश था लोगों का कंप्यूटर बनाने के पीछे। पास्कलाइन का था, इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ अरिथमेटिक काम हम लोग कर पा रहे थे। फिर उसके बाद था लीबनिज़ कैलकुलेटर, इसमें भी हम लोग मैथमेटिकल पर्पस से इसका भी इजाद किया गया था, इसका भी इन्वेंशन इसी प्रोसेस के लिए हुआ था। उसके बाद जैगुआर्स लूम था, जो कि हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कॉटन मिल के बारे में। तो कॉटन का जो वीविंग का प्रोसेस था उसको ऑटोमेट करने का कोशिश जैगुआर लूम का था, जो कि कुछ ऐसा वो बनाए थे। उसके बाद आगे कौन, ये चार्ल्स बेबेज ने पहले क्रिएट किया डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, जो कि क्या कर पा रहा था, पॉलिनोमियल इवेल्युएट कर पा रहा था और बहुत अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शन को कर पा रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर पा रहा था। उनका ये बनाया गया कंप्यूटर, जो कि एनालिटिकल इंजन वो बनाए थे 1833 में। वो बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर बेसिस था, इसीलिए उनका नामकरण किया गया, उनको नाम दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में। उसके बाद कंप्यूटर का और प्रोसेस बढ़ता गया, जिसकी IBM के साथ प्रोफेसर हॉवर्ड एल्केन ने कोलैबोरेट करके मार्क 1 नाम का एक कंप्यूटर बनाया, जिसमें और प्रोसेस आसान हो पा रहा था। सारा कुछ यह ज़्यादा जानने की कोशिश में, मतलब कि हम कोई कैलकुलेशन कोई प्रोसेस आसान कर पाए, इसीलिए सारा कुछ बन पा रहा था। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं है, ये कभी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए इस चैप्टर को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया कंप्यूटर का, जिसको कहते थे वॉन न्यूमैन कंप्यूटर स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो कि नेटवर्किंग का एक बेसिस माना जाता है। जहाँ पे क्या हो रहा था, इस स्ट्रक्चर को समझे तो प्रोसेसर क्या कर रहा था, प्रोग्राम के थ्रू डेटा रिट्रीव कर रहा था, वापस डेटा स्टोर कर रहा था मेमोरी में। ये कम्युनिकेशन चैनल का तरीका था। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1942 से लेकर 1955 तक चला। इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज हो रहा था, लेकिन अगर कुछ इसका सैलिएंट फीचर देखें तो बहुत ही ज़्यादा ये ह्यूज कंप्यूटर था। वैक्यूम ट्यूब का यूज हो रहा था कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आज भी कोई भी डिवाइस को हम देखते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंट्रोल करके ही कोई भी डिवाइस चल पाता है, आप आसपास देख सकते हैं। आपको इस पर एक चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, क्लास 12 में सेमीकंडक्टर में आप पढ़ेंगे। उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कोई भी डिवाइस वर्क कर पाता है। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि वैक्यूम ट्यूब का यूज हो रहा था एम्पलीफाई, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। बहुत ही लेकिन हाई साइज़ का ये कंप्यूटर था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इसका ज़्यादा था और हीट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था ये कंप्यूटर। उसके बाद इसमें क्या हो रहा था कि फ्रीक्वेंटली हार्डवेयर का फेलियर हो रहा था, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, ये बहुत ही आम बात हो चुका था इस कंप्यूटर के लिए। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था और कंटिन्यू
कंटिन्यूली इसको एयर कंडीशनर चाहिए था इस कंप्यूटर को, क्योंकि इसका बहुत ही मेजर डाउनसाइड था। इसका एग्जाम्पल क्या था, इनिएक, इंडवैक एंड यूनिवैक 1। इनिएक जो था कंप्यूटर वो क्या था, 27 टन, मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी था, बहुत ही बड़ा था साइज में, और 150 वाट पावर कंजम्पशन कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा था उस समय के लिए ये पावर। उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया, जिसमें क्या हो रहा था कि ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा था और बाइनरी 0-1 के फॉर्मेट में मैग्नेटिक कोड का इस्तेमाल हुआ था इसमें, जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ था जिससे ये कंप्यूटर प्रोग्राम हुआ था सेकेंड जनरेशन का, वो था फोर्ट्रन और कोबोल। तो फोर्ट्रन के बारे में अगर आप जानते होंगे तो ये बिल गेट्स का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था फोर्ट्रन, ठीक है। तो ये हम लोग देखें तो क्या था कि ये कुछ कंप्यूटर का अगर एग्जांपल देखें तो वो क्या था, IBM 1401, IBM 1620, ये सब कुछ कंप्यूटर था जो कि बनाया गया सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का कुछ फीचर था जो कि था कि वो ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा था उसमें, और थोड़ा कम एक्सपेंसिव था फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा में, और थोड़ा कम पावर कंजप्शन भी कर रहा था और हीट भी कम हो रहा था। और इसमें मेमोरी का फैसिलिटी भी था, जो भी काम हम कर पा रहे थे उसको इसमें स्टोर कर पा रहे थे। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हो चुका था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के समय में, और इसमें एक हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हो रहा था प्रोग्रामिंग के लिए। इसका कमर्शियल यूज़ तो बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन प्रोडक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था इस कंप्यूटर को भी, लेकिन और इसको भी कंटिन्यूअस एयर कंडीशनिंग का ज़रूरत पड़ रहा था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1964 से लेकर 1975 तक चला, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी का इस्तेमाल हो रहा था इस कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। जिसका एक मेजर एग्जांपल था वो था IBM 360, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ इस समय। उसके बाद था इसका कुछ सैलिएंट फीचर देख लेते हैं। तो वो क्या था कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हो रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा बन गया था ये कंप्यूटर, बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम कर पा रहा था और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल था, लो पावर कंजप्शन था, हीट भी कम कर रहा था, और बहुत ही अच्छा माना जा रहा था प्रीवियस 2 जनरेशन कंप्यूटर का। इसका जो एक और एग्जांपल, एक तो देखिए लिए IBM 360 सीरीज़, और एक इसका कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन में निकला वो था हनीवेल 6000 सीरीज। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के प्रोसेस पे काम करता है, जिसमें 3 लाख से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है जिसमें, और जिसको CPU हम लोग कहते हैं। CPU का इस्तेमाल, CPU का बनाने का तरीका इसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में खोजा गया था, जो कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, वर्चुअल मेमोरी के बेस पर काम कर पा रहा था, जो कि आज भी हम लोग इसको यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल था। माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हो चुका था, उसमें हम लोग नेटवर्किंग कर पा रहे थे, डेटा कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, उसमें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में अपने डेटा को स्टोर कर पा रहे थे बहुत ही हाई स्पीड में। अभी जो कर रहे हैं हम लोग, ये उस जनरेशन का कंप्यूटर का बात है, फोर्थ जनरेशन का। बहुत ही ज़्यादा ये रिलायबल था और बहुत ही कम पावर कंजप्शन के साथ ये काम कर पा रहा था, नेग्लिजिबल पावर कंजप्शन जिसे कह सकते हैं, और बहुत ही कम हीट लॉस, मतलब बहुत ही कम हीट जनरेट हो रहा था इसमें, और वेरी लो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम हुआ। मतलब हम लोग आज यूज कर पा रहे हैं, सपोज कि ये उतना बड़ा कंप्यूटर होता, घड़ी में नहीं अट पाता, तो ऐसा कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं हम लोग, छोटा है तभी तो यूज कर पा रहे हैं ना। तो सारा प्रोसेस जो अभी तक हम लोग देखें वो क्या था कि प्रोसेस को आसान करना, मैन पावर को घटाना, प्रोसेस आसान हो जाए, प्रोसेस फास्ट हो जाए, लेकिन पीछे का जो वर्किंग है वो क्या हो गया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, क्योंकि फ्रंट एंड पे यूजर को आसानी हो, इसलिए बैक एंड पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा कॉम्प्लेक्सिटी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि रोबोट का यूज हम लोग करते हैं, रोबोट का यूज जो कि अभी ये स्टार्टिंग फेज में है, यूज होना अभी जस्ट शुरू हुआ है, और ये बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन अभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का युग ख़त्म भी तो नहीं ना हुआ है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग बेसिकली कर क्या सकते हैं, वो है वॉइस रिकॉग्निशन का फीचर, विजुअल रिकॉग्निशन का फीचर, और स्टेप इन, सब कुछ इसी डायरेक्शन में काम हो रहा है जो कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में काम हो रहा है। उसका कुछ 3 सैलिएंट फीचर इसमें दिया गया है। ये आपका NCERT बुक्स है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही रिकमेंडेड बुक है किसी भी फील्ड के लिए, बहुत ही अच्छा बुक है। तो इसमें 3 फीचर क्या था,
पैरेलल प्रोग्रामिंग, सुपर कंडक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, कंप्यूटर का हम लोग देखते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है, डेटा एक बहुत ही ज़्यादा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है। कहीं कोई भी कंप्यूटर का यूज हम लोग क्या कर पा रहे हैं, डेटा के बेसिस पर कहीं से भी डेटा उठा रहे हैं, डेटा 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 नहीं, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग स्कूल में देखते हैं मार्क्स स्टोर हुआ, नाम स्टोर हुआ, हम लोग का मेरे पापा का नाम स्टोर हुआ, पापा का मोबाइल नंबर, कुछ भी बदमाशी हुआ तो पापा के मोबाइल नंबर पे इंफॉर्मेशन जा रहा है। वो सब कैसे हो पा रहा है, डेटा कहीं से रिट्राइव हो रहा है, डेटा कहीं पे स्टोर कर दिया गया है, उसको प्रोसेस कर दिया गया है कंप्यूटर में। फिर कंप्यूटर के अगर फंक्शन को समझे तो कंप्यूटर का फंक्शन काम कैसे करता है, तो आईपीओ साइकिल पे काम करता है। आईपीओ साइकिल क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के प्रोसेस पे काम करता है, जो कि हम लोग इससे समझ सकते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर को कि इनपुट यहाँ से आ रहा है, कुछ प्रोसेस हो रहा है इस बड़े से डब्बे में, सीपीयू जिसका नाम दिया गया है, जिसमें 3 पार्ट होता है, एएलयू, रजिस्टर, सीयू। ये ज़्यादा समझने का चीज़ नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपके 11th में। जो बेसिक है आराम से आप 1 गो में इस वीडियो को देखो, समझ जाओ, बस उतना ही काफ़ी है। उसमें क्या हो रहा है कि इसमें आउटपुट हो पा रहा है और क्या हो रहा है, मेमोरी में स्टोर हो जा रहा है जाके। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनपुट यूनिट, तो ये सारा कुछ हम उस फिगर से समझा दी। अब बस इसको पढ़ना। मैं पीडीएफ में फर्स्ट चैप्टर का ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट वाला पीडीएफ है वो मैं अपलोड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसे एक बार पहले पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सारा कंट्रोल यूनिट और मेमोरी रजिस्टर सब कुछ उसी से रिलेटेड है। मैं पिक्चर से समझा दिया, आप सब कुछ उसका थ्योरी पढ़ सकते हैं, आपको लगेगा बस वही चीज़ हो रहा है जो मैंने पिक्चर में आपको बताया। इंटरकनेक्शन कैसे होता है किसी के बीच में, इंटरकनेक्शन बिटवीन फंक्शनल कंप्यूटर, आखिर ये सारा जो अलग अलग यूनिट है कंप्यूटर का वो कनेक्टेड कैसे है। तो वो पहला वायर से कनेक्टेड हो सकता है और बहुत से अलग नेटवर्किंग प्रोसेस है जिससे आपस में सारा डिवाइस कनेक्टेड है। तो ये भी आप इस फिगर से समझिए कि सीपीयू का यूनिट है, एक मेन मेमोरी यूनिट है, कंट्रोलर यूनिट है जो कि दोनों काम कर पा रहा है, एक इनपुट ले रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। ये सारा कनेक्टेड है एक वायर के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू। तो वो सारा यूज हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, कोई भी मेमोरी है तो उसका एक एड्रेस लोकेशन है, एड्रेस, उसी एड्रेस पे कोई फाइल स्टोर्ड है तो उसे कहते हैं एड्रेस किसी भी मेमोरी का। तो वो सारा इसी कॉन्सेप्ट के अंदर में आता है। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग अगर समझे तो वो क्या होता है कि रोम से कोई भी डेटा हम लोग रैम में ला रहे हैं, कैसे हो पा रहा है ये प्रोसेस, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कि हम लोग कोई भी डेटा को रिट्राइव कर पा रहे। बूटिंग मतलब कि चालू बंद करने का तरीका कह सकते हैं। चालू बंद करने का तरीका 2 तरह से हो सकता है। या तो हम कंप्यूटर को रात में बंद करके सो जाएं, सुबह ऑन करें, तो उसको क्या कर देंगे, कोल्ड बूटिंग। क्या हुआ, सिस्टम ठंडा पड़ गया, यानी कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या हुआ कि हम लोग बंद किए, फिर से काम पड़ गया, तुरंत 2 मिनट बाद उसको ऑन कर दिए, तो वो क्या हो जाता है, वार्म बूटिंग उसको कहते हैं। उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को अगर देखें तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन 3 तरह से होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये तीनों अगर हम अलग अलग क्लासिफिकेशन को देखें तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो कि सिर्फ 0101 का प्रोसेस कंप्यूटर समझता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्मेट में कुछ भी डाल रहे हैं तो वो सारा डिजिटल प्रोसेस के अंदर आता है। एनालॉग क्या हो गया कि मैकेनिकल मोशन, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, जो कि बहुत ही एक बेसिक प्रोसेस जिसको कहते हैं पहले यूज किया जाने वाला प्रोसेस, जो कि एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब में अभी भी यूज हो रहा है, हाइड्रोलिक में। तो उसको क्या कहते हैं, एनालॉग, जो कि बेसिक कुछ भी प्रोसेस जो मैनुअल आदमी से हट के कोई मशीन के थ्रू हो रहा है उसको एनालॉग कहते हैं। एक होता है हाइब्रिड, दोनों का कॉम्बिनेशन, एनालॉग प्लस डिजिटल, उसको हाइब्रिड कहते हैं, जिसको हम लोग आज भी यूज करते हैं। तो वो प्रोसेस जो कि कंप्यूटर में इनबिल्ट है, जिसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बारे में आप पढ़ेंगे पूरा समझ में आएगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। जो कि हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो है माइक्रो कंप्यूटर्स,
मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर का। तो ये क्या है, इसको अगर समझ ले तो माइक्रो कंप्यूटर्स हो गया जो कि हम लोग अभी यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, जो कि CPU और सिंगल चिप पर जो बेस्ड है, जो कि यूज किया जाता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली। हम लोग जो देखते हैं टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, वायरलेस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में, उस वो किसके अंदर आता है, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। मिनी कंप्यूटर क्या हो गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, जैसे कि इसको पढ़ के अगर एक बार समझे तो दिस कंप्यूटर कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन द सेम मशीन। These are mainly used in an organization where computers installed in various departments are interconnected. These computers are very useful for a small business organization। जो कि हम लोग कैलकुलेटर देखते हैं, मतलब छोटा छोटा डिवाइस जो कि इस्तेमाल में आ रहा है जिसके अंदर कंप्यूटेशन का प्रोसेस, उसको कहते हैं मिनी कंप्यूटर्स। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत ही बल्क साइज पहले इस्तेमाल होते हैं, वो आप देखे होंगे बैंक में इस्तेमाल होता है, कोई बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, बल्क साइज का कंप्यूटर, उसको क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। जिसका मेमोरी का रेट ज़्यादा होता है, जिसका मेमोरी का साइज ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि आप लोग बचपन से इसके बारे में पढ़ते आए होंगे कि साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं इसको। आखिर क्या होता है इसमें, इसका मेन पर्पस होता है कि बहुत ही फास्ट कोई काम को कर पाता है, बहुत ही फास्ट। हम लोग को लगता है यार हम लोग तो कुछ भी बहुत बड़ा काम कर ले बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन साइंटिस्ट लोग का काम हाई डेटा कैलकुलेशन का होता है, जो कि सुपर कंप्यूटर से ही हो पाता है, आसान हो पाता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आप इस वीडियो को आराम से, अगर जहाँ पे नहीं समझ में आया पॉज करके फिर से देखिए। पीडीएफ, हाईलाइटेड टेक्स्ट वाला पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया गया है, उसको खोल के वापस से पढ़िए। उसके बाद ये सारा जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के एंड में है, ये एक्सरसाइज को एक बार अटेम्प्ट करें। जो भी क्वेश्चन नहीं आता कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को पूछें, मैं आपका हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब, आने वाले सारे अगले चैप्टर्स के लिए। आप अगर इस कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आगे सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिए सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन को ज़रूर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मत करना, ये सब कुछ मत करना, लाइक सब्सक्राइब सब करना, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में जो कि है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स का। ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।